बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के अहम मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से शाहिद हुसैन और जाहिद खोखर। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद की, जहां पर शहरियों के लिए पानी का हसूल दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। बेशतर इलाकों में नलकों के जरिए पानी के बजाय अब हवा निकलती है, जबकि जो टैंकर पहले कम रेट्स पर मिल जाते थे अब दुगने और 3 गुना दाम में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मई, जून और जुलाई की गर्मी में टैंकर्स माफिया ने पानी के टैंकर्स ब्लैक मार्केटिंग करके फ़रोख्त किए हैं और अब वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने की इजाज़त और उसकी जानिब से जो है फ़ीस की अदायगी लाजिम करार दे दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या अब इस पर कोई नोटिस लिया गया है या नहीं। मजीद इस खबर के अंदर क्या है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सैलरा। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने पर टैक्स से हुकूमत को कितना फ़ायदा होगा? हुकूमत को फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पे ये बात सामने आई थी कि मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज जो पानी फरोख्त करते हैं वो हुकूमत को टैक्स नहीं देते, बल्कि ज़ेर ज़मीन पानी मुफ्त में हासिल करते हैं और उसके बाद फिर आगे वो महंगे दामों फरोख्त करते हैं। उसके बाद फिर हुकूमत ने काफ़ी अरसे सोच विचार के बाद कुछ अर्सा पहले कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक कानून, तफसीली कानून बनाया गया और उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जो सनती जोन है, इंडस्ट्रियल इलाके हैं, वहाँ पर जो ख़ासतौर पर मीठे और खारे पानी की फरोख्त के से मुतालिक जो कारोबारी इदारे हैं उनके ऊपर टैक्स के साथ साथ लाइसेंस हसूल के लिए भी जो है वो कानून बनाया। इसके बाद जो है वो काफ़ी परेशानी लाक हो गई है। अगर हम ताजिर बिरादरी और उसके बाद फिर जो खासतौर पर जो पानी फरोख्त करते हैं टैंकर माफिया जिनका आपने तज़किरा किया, उस पर जाने से पहले इस कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि पानी फरोख्त करती है, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था कि उनके ऊपर 17 मिलियन के करीब जो है हुकूमत ने जो वो फीस आयद कर दी है, उसमें टैक्स लगा दिया गया है, लिहाजा उसको रोका जाए। अदालत ने इस मामले में जो है वो उनको हुक्म इम्तना देने या उनको रिलीफ देने के बजाय एक जुडिशल नोटिस लिया है, वो बड़ा अहम है। उसमें चूंकि जो फैक्ट्रीज और जो इंडस्ट्रीज इस तरह की पानी फरोख्त करती हैं उनके पास जो है वो ना तो पानी की क्वालिटी चेक करने के हवाले से कोई इंटरनेशनल तरीक़ाकार वजह है और ना ही जो है वो सही तरीके से जो एक मुज़र सेहत ना हो, बल्कि जो सेहत है उस हवाले से बेहतर चीज़ें हों, उस हवाले से कोई चीज़ें जो नहीं की जा रही थी, जिस पर अदालत ने नोटिस लेते हुए जो है वो हुकूमत से और वफाकी इदारों से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। खासतौर पर जो 2 रुकनी बेंच था जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की सरबराही में, उन्होंने जो पानी की कंपनी थी उनके हवाले से जो अपने में लिखा है वो उसमें तरीकाकार मांगा है, जिसमें कहा गया है कि वाटर कंपनीज पानी जो है कहां से ले रही हैं और साफ करने का उनका जो तरीकाकार है वो क्या है। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी के जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उसमें PSQC और इसके अलावा PCR, WR जो है इस मामले में अहमियत की हामिल है कि वो क्या इन पानी की क्वालिटीज जाकर वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज हैं क्या चेक करते हैं नहीं करते, उस बारे में भी जो है वो तफसीलात मांगी गई हैं। और साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा है कि जो पानी फरोख्त करने वाली कंपनीज हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक पानी फरोख्त कर रही हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करे और सारिफिन को इस मामले में एतमाद भी होना चाहिए और सारा जो मामला है उसमें साफ पानी मार्केट में जाए, उसके लिए एक मौसर और वाज़ेह इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। इसके बाद अब जो है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि 2 रोज़ बाद जो है वो सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ इदारों ने इस दरख्वास्त के ऊपर जवाब जमा कराना है। लेकिन बताया ये जाता है कि जो इदारे ये जो खारा पानी ज़ेर ज़मीन निकाला जाता है उस हवाले से जो है वो सही मानों में चेक करते नहीं है और हुकूमत ने ऊपर से कानून बना दिया है। अब इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं तो शायद ये तो अच्छी बात है कि अगर अदालत की जानिब से उनसे जवाब तलब किया गया है ताकि उसकी क्वालिटी को एश्योर किया जा सके कि आया वो अवाम के लिए बेहतर है भी कि नहीं है। वो अगर एक हुकूमती सतह पर या एक आवाम की फ़ायदे की अगर बात करें तो बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है, लेकिन जिन लोगों ने पानी के फ़रोख्त का कारोबार करना है उनके लिए मुश्किल चीज़ ये है कि एक तो क्वालिटी बेहतर करने के लिए उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, दूसरा ये है कि ज़ेर ज़मीन पानी जब निकाल के वो मुफ्त में निकालते थे और आगे फ़रोख्त कर देते थे तो उस मामले में भी उनको परेशानी है कि अब टैक्स देना पड़ेगा, भारी जो है वो लाइसेंस की मद में फ़ीस देनी पड़ेगी, इसलिए उनको परेशानी है। इसलिए अदालत से रजू किया गया था। अदालत ने तो जो अवामी मफाद था उस हवाले से जुडिशल नोटिस लिया बाकायदा और उसके बाद भी एक कार्रवाई का हुक्म दिया जिसमें उन्होंने
सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो मिनरल वाटर कंपनीज हैं उस हवाले से जो है रिपोर्ट मांगी, और वजारत कॉमर्स और प्रोडक्शन से भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी है कि लाइसेंस देने का तरीकाकार क्या है, और उसके बाद फिर जो पानी निकालते हैं उनको लाइसेंस के साथ साथ इजाज़त किस तरह दी जाती है उस मामले में देखा जाए। अब जो ताजिर बिरादरी है खासतौर पर इस मामले में वो परेशान है, उन्होंने इस कानून को मुकम्मल तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। और आज हमारी बात हुई थी कुछ देर पहले भी, तो जिसमें वो उनका ये मानना है कि जो कंपनीज हैं जो पानी फरोख्त करती हैं वो बुनियादी तौर पर फरोख्त करती नहीं है, बल्कि वो सर्विस चार्जेस लेते हैं। अच्छा। अब सर्विस चार्जेस से मुतालिक वो खुद ही इस मामले में वजाहत कर सकते हैं कि वो इतनी ज्यादा अमाउंट किस तरह सर्विस चार्जेस की मद में लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जैसा आपने तस्करा किया कि कराची में साफ पानी का असूल समझ लें कि नापैद हो चुका है। अब 3-4 जगहों से पानी करने लगी थी। अगर देखा जाए तो कराची में तो पहले ही पानी की किल्लत है, ऊपर से जेरे जमीन पानी निकालने पर टैक्स लगा दिया गया है। कुछ अजीब सी बात नहीं है? मुश्किलात नहीं पैदा हो जाएंगी कराची की आवाम के लिए? यही बात ताजिर बिरादरी को भी परेशानी का सबब बनी हुई है कि ताजिर बिरादरी के लिए कि पानी अगर आवाम को हम फराहम कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो इतना भारी टैक्स लगाने से हमें परेशानी हो रही है। मसला असल में ये भी है कि एक तो लाइनों में पानी नहीं आता, चाहे वो कीजर झील से हो या उसके बाद फिर हब रिवर के एरिए से हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नहीं आता, और आता है तो वो टैंकर माफिया की नज़र हो जाता है और वो महंगे दामों में फरोख्त होता है। इसमें शहरियों को शदीद एक तो परेशानी है। दूसरा, जेर ज़मीन पानी भी चूंकि एक तवील अरसे से कराची में बारिशें नहीं हुई और पानी जेर ज़मीन जो पहले 200 फुट या 300 फुट पे पानी निकल आता था ज़मीन से, अब वो भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात हैं। तवील अरसे तक वो बोरिंग और जो मशीनरी है वो चल नहीं पाती, जिसकी वजह से ताजिर बिरादरी को इजाफी जो है वो पैसे खर्च करके मजीद बोरिंग करानी पड़ती है और पानी निकालने के लिए उनको जो है वो ये मुश्किलात शाहिद, क्या हम इस टैक्स को इस मद में देख सकते हैं कि अगर ये टैक्स जो लगाया गया है, टैंकर माफिया का भी सदेबाब होगा इससे? बिल्कुल, बुनियादी तौर पर जो टैंकर माफिया है वो मीठा पानी चोरी करते हैं और ये कहते हैं कि हम ये जो खारा पानी है वो निकाल के बेच रहे हैं, तो उनका सदेबाब इसमें खासतौर पर हो सकता है, क्योंकि उनकी ये रोकथाम हो सकती है कि जो टैक्स अगर वो नहीं देंगे, इस तरह साफ पानी चोरी करके खारा पानी कह के फरोख्त करेंगे तो हुकूमत को उसका उनको टैक्स देना पड़ेगा। उसके लिए तो एक बेहतर कानून बनाया गया और खासतौर पर यह फोकस भी बताया गया है कि इसी वजह से किया गया था इस कानून बनाने के ऊपर कि जो लोग पानी गैर कानूनी तौर पर हासिल करते हैं और आगे महंगे दामों फरोख्त कर देते हैं, उनका कला कमा किया जा सके, उनकी रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। शाहिद साथ ही रहेगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हम किया है जावेद बलवानी साहब ने, जो कि सदर है साइट एसोसिएशन के। बलवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमारे प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने पर जो टैक्स लगाया गया है, हुकूमत के इस इक़दाम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये अच्छा है या बुरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कराची हम बदकिस्मत मुल्क है ये हमारा, और हमारे लोग नाअहल हैं। पहले तो ये K4 प्रोजेक्ट कराची में कब बनना था और किसने बनाना था? ये वापडा ने बनाना था और 2 साल में कंप्लीट करना था। 2019-20 की बात है, कब की बात है? 24 साल पुरानी बात है। 24 साल में एक नस्ल खत्म हो जाती, समझे? एक जवान आदमी काम पे लगता है, 24 साल बाद रिटायर हो जाता है जी। हमारी बदकिस्मती है जो शहर जो है इस मुल्क का 54% एक्सपोर्ट करता हो और इस मुल्क के अंदर 67% डायरेक्ट टैक्स देता हो फेडरल को, और इस प्रोविंस को 95% टैक्स देता हो उनका टोटल टैक्स कलेक्शन का। उस शहर के अंदर 24 साल हो जाए एक पानी की लाइन नहीं बिछ सकती हो, तो उस शहर का, उस मुल्क का क्या होगा? और इस मुल्क का जो दिल है कराची शहर, उसका ये हाल है। और वापडा ने ये 2 साल में कंप्लीट करना था, वापडा ने नहीं किया। फिर इसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने भी कभी ये काम कंप्लीट नहीं किया, और 20-22 अरब रुपए में ये प्रोजेक्ट बनना था, आज 150 अरब रुपए में, 150 अरब में बनने की बातें हो रही। देखिए, हमारे यहाँ मसला क्या है, कराची में हर घर में पानी का कनेक्शन है मगर पानी नहीं आता जी। सबसे पहले तो ये देखा जाए पानी क्यों नहीं आता। पानी देने के जिम्मेदार कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट है, या वाटर बोर्ड जो कराची का है वो है। अगर वो पानी नहीं दे सकता तो उनको क्या सजा मिले, उनकी क्या पनिशमेंट है? कोई देखने वाला नहीं। अब ये बोलते हैं वाटर माफिया, पानी के जो टैंकर होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं?
जहाँ पे पानी का कनेक्शन ना हो, उधर पानी भेजने के। हमारे यहाँ पानी के टैंकर वहाँ पानी देने जाते हैं जहाँ पानी का कनेक्शन है, और हम जो पानी के टैंकर चला रहे हैं उसके अंदर जो डीजल खर्च करते हैं वो सारा हमारा फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है, इम्पोर्ट होता है। ठीक। और वो जो ट्रक टैंकर हैं वो भी हमारे इम्पोर्टेड हैं, उसके टायर भी हमारे इम्पोर्टेड हैं। तो हम अपने मुल्क को इस तरीके से अजियत से खत्म कर रहे हैं, और ये सब जिम्मेदार जो है सरकार है। ये सरकार का काम है, जब लाइन बिछाई गई है, या वाटर बोर्ड का काम है, यहाँ लाइन बिछाई गई है वहाँ हर घर पे पानी है। अब ये पानी देते नहीं है, फिर ये कहते हैं कि अब आप बोरिंग करोगे तो बोरिंग पे हम पैसे लें। कल ये कहेंगे कि आप सांस लेते हो, आपने हवा ले ली मुल्क की, उसमें भी हम पैसे लेंगे। परसों ये कहेंगे कि आप धूप में कपड़े सुखाते हो, धूप के भी हम पैसे लेंगे। देखें, ये जो टैक्स लेते हैं, टैक्स का मतलब ये है कि ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करें अपने सिटीजन को, मुल्क के, उसको पानी दे। 77 साल इस मुल्क को होने वाले हैं। जावेद बुरवानी साहब, हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन सेलरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी शाहिद। इसमें जावेद साहब ये बताइएगा कि जो आपकी जो एसोसिएशन थी उनका ये कहना था कि हुकूमत से बात करेंगे, इस मामले में मुज़ाकरात भी हुए थे, क्या बना उनका? और उसके बाद फिर जो चूंकि अब अदालत की तरफ से भी जुडिशियल नोटिस लिया गया है, तो आगे फिर क्या करेंगे आप लोग? हमने हुकूमत से बात की, हमने बोला देखो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर जो है गवर्नमेंट से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इंडस्ट्री। और मैं आपको बताऊं कि कराची के अंदर ऐसी इंडस्ट्री है जिनके पास 55 हजार आदमी काम करते हैं, और मैं गारंटी से कहता हूं पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में 55 हजार आदमी नहीं होंगे। दूसरी तरफ मैं ये कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में इतना मीडिया सेक्टर है उसमें 55 हजार आदमी नहीं होंगे। ये 55 हजार आदमी बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या हो? उनके पीछे उनका कुंभा, उसको आप अगर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितने लोगों का खाने पीने का मसला होगा। अब आप मुझे बताएं, जिनके पास पानी का कनेक्शन है उसके घर में पानी नहीं आता, और वो बेचारा पानी खरीदने के लिए उसका बहुत बड़ा खर्चा बढ़ जाता है, वो अपने घर में बोरिंग करेगा तो ये बोलते हैं हम आपसे पैसे लेंगे, उसका लाइसेंस देना पड़ेगा। और आप मुझे बताएं, किसी मुल्क में कोई कानून बनता है तो वो एक शहर के लिए बनता है, या एक गली के लिए बनता है, या पूरे सूबे के लिए बनता है, या पूरे मुल्क के लिए बनता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ एक शहर के लिए कोई कानून हो सकता है? कानून तो जो है पूरे। तो हुकूमत ने क्या कोई यकीन दहानी कराई इस मामले का? हुकूमत ने कोई यकीन दहानी कराई इस मामले का, कोई हल निकालेंगे? कुछ पेशरफ्त हुई या अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी? हमने जो है मेयर से और वाटर बोर्ड के सीईओ से मुलाकात की थी। अब हमने सीएम से रिक्वेस्ट की है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम आपको बात करना चाहते हैं, आप हमारी बात का जस्टिफिकेशन दे दें। आप अपना जस्टिफिकेशन दे दें कि आपने ये क्यों किया है। आप हमें ये बताएं कि पानी का कनेक्शन है, उसमें पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब वो ना उसका जवाब देते हैं, ना K4 कंप्लीट करते हैं। अब मुझे बताएं, मैं तो बोलता हूँ ये बहुत बड़ा जुर्म है कि टैंकर से पानी घरों पे जा रहा है। टैंकर तो होने ही नहीं चाहिए। जब लाइन बिछ गई है तो टैंकर क्यों होंगे? टैंकर उस जगह के लिए होते हैं जो नया डेवलप होता है एरिया, वहाँ जहाँ लाइन नहीं हो पानी की, पानी पहुँचाने। आप मुझे बताएं, पानी पहुँचाने की लाइन है और आप टैंकर से पानी दे रहे हैं, कितना बड़ा जुर्म है यार। ये तो कोई सही एंगल से बात ही नहीं कर रहा। इसका मतलब जावेद साहब इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने बात नहीं सुनी। इसके बाद जो ये कंपनी ने अदालत से भी रजू किया, अदालत में भी जो फिल वक्त रिलीफ था मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो का हमने सुना है अदालत में भी, देखिए फैक्ट्रियां हो जाएंगी बंद, और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, फिर हुकूमत को पता चलेगा कि अब क्या होगा। आप मुझे बताएं, एक 30,000 रुपए का बिजली का बिल आया गुजरांवाला में, उसने सगे भाई ने भाई को कत्ल कर दिया यार, 30,000 15,000 रुपए के चक्कर। आप ये जब इंडस्ट्रियां बंद होंगी तो होगा क्या? लेकिन जावेद बुरवानी साहब ये बताइएगा कि ताजर बरादरी तो पानी पर पहले से ही टैक्स अदा कर रहे हैं, तो वो जेरे जमीन पानी निकालने से, टैक्स अदा करने से क्यों इनकार कर रहे हैं अब? देखिए, जेरे जमीन पानी टैक्स निकालने पे पाकिस्तान में कहीं भी टैक्स नहीं है, समझे? सिर्फ कराची के लिए अलग से टैक्स लगाना कोई नहीं, ये पंजाब में भी है। देखिए, पंजाब के अंदर जो है ना जेरे जमीन, डोमेस्टिक जो अपने घर में करता है उसके लिए नहीं है।
जो मस्जिद में करता है उसके लिए नहीं है, जो फैक्ट्री में अपनी फैक्ट्री में करता है उसके लिए नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो अप्लाई किया जाता है ना, टैक्स तो लिया जाता है ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने के हवाले से। नहीं, जो पानी सेल करता है उसके लिए। किसके लिए? जिसके आप पास कनेक्शन है, गवर्नमेंट उसको पानी नहीं दे सकती। उसने अपने घर में अगर बोरिंग की है तो उससे टैक्स क्यों लेगी? भाई गवर्नमेंट ने जो उससे वैसे इनकम टैक्स दिया है उसका मतलब क्या है? पानी का कनेक्शन दिया है, उसको पानी दे। पानी नहीं दे सकती तो क्या मतलब? जी शाहिद, आपके पास कोई सवाल आप जावेद साहब से करना चाहें? जावेद साहब से सवाल यही कि जैसे वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, लेकिन असल में अब जो तरीक़ाकार है अदालत की तरफ से तलब किया गया है। अब अदालत को हुकूमत ने ही मुतमईन करना है और इन की कंपनी ने भी मुतमईन करना है कि उनका जो मौक़िफ़ है कि हुकूमत 17 मिलियन नहीं ले सकती। अब उस पर क्या करेंगे? मतलब उसमें तो वफाकी इदारों को भी इसमें फरीक बनाया गया है। नहीं, मैं तो इंडस्ट्री वालों ने जो कहा हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे। देखिए, इंडस्ट्री वाला तो इंडस्ट्री बंद करके चले जाएगा दुबई या कहीं और। जब इस मुल्क में ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, तो कौन रहेगा? आपको रहेगा इस मुल्क में? कौन रहेगा? जिसके पास अगर सरमाया है वो कहीं और जाके बिजनेस करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब, सदर साइट एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे, अपने से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ शाहिद हुसैन सेलरा हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आखिर में एक बार फिर से रुख करते हैं शहर कायद का। कराची महकमा कोऑपरेशन सिस्टम की नज़र हो गया है। दर्जनों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में प्राइवेट अफराद को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया है और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से माहाना 10 करोड़ रुपए सिस्टम के तहत वसूल किए जाने लगे हैं। और FIA, नैब और महकमा एंटी करप्शन की तहकीकात और कार्रवाइयाँ सिस्टम का रास्ता नहीं रोक सकी हैं और गरीब लोगों को सस्ता प्लॉट और घर फराहम करने के मकसद से कायम ये महकमे को कॉर्पोरेशन गुज़िश्ता कई माह से सिस्टम की नज़र हो गया है। आखिर ये सिस्टम है क्या? इस खबर के अंदर की खबर क्या है? ये नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद, ये क्या माजरा है और कब से महकमा कॉर्पोरेशन में ये सिस्टम चल रहा है, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। ये तो कोऑपरेशन में जब से हुकूमत वजूद में यह मौजूदा सूबाई हुकूमत, तब से ये ऐसा सिस्टम शुरू हुआ है कि शायद तारीख में कभी इसकी कोई मिसाल नहीं मिली होगी कि इस तरह से कोई सिस्टम शुरू हुआ। और इस सिस्टम के तहत आप भी किसी न किसी सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती हैं, बशर्ते कि आपके पास आप इस सिस्टम का हिस्सा बने और सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें। ये ऐसा कोई जो मामला शुरू किए गए हैं, ये तो शायद कभी तारीख में ऐसा कोई मिसाल नहीं मिलता है कि किसी भी प्राइवेट जो है पर्सन को आप किसी भी सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दें। ये मामला शुरू हो गए हैं। ये महकमा कोऑपरेशन जो है बुनियादी तौर पर वजूद में इसलिए आया कि गरीब लोग जो हैं उनको प्लॉट हो और वो घर बना सकें। ये बुनियादी तौर पर सबसे पहले 1913 में मुंबई एक्ट के तहत ही वजूद में आया था, पाकिस्तान बनने से पहले। फिर 1925 के तहत एक बनाया गया। इस वक्त ये महकमा 2020 एक्ट के तहत ये चल रहा है। जब से मौजूदा हुकूमत वजूद में आई है और इस महकमे के जो है सूबाई वजीर साहब भी जो उन्होंने कलमदान संभाला है और उसके बाद जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं, उसके बाद ये नज़र आ रहा है कि इस महकमे के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, अरबों रुपए मालियत की ज़मीन है और मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। कराची के अंदर जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं तकरीबन 3000 के करीब रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं और 1350 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास ज़मीन है। उनमें से 100 से ज़ायद सिर्फ और सिर्फ स्कीम 33 में है और ये तमाम ज़्यादा जो मसाइल हैं वो भी स्कीम 33 में हमें नज़र आते हैं। लोगों का फोकस यही होता है कि इसी सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटरशिप मिल जाए ताकि जो है मामलात को सीधा किया जा सके। बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ही जो उनके नोटिफिकेशन जारी होता है तो वो सोसाइटी के अंदर जाके रिकॉर्ड जो मौजूद होता है उसको वो कलेक्ट करते हैं और एक फाइल के 3-3 फाइल नए बनाए जाते हैं और तीनों फाइल्स उनको फरोख्त किया जाता है डिफरेंट लोगों को।
फिर आप तस्वर करें कि अगर 4-5 मालिक एक प्लॉट के होंगे तो किसको प्लॉट मिल सकेगा? गरीब इंसान जिसकी कोई पहुंच नहीं है, कोई सरसूख नहीं है, वो तो इस प्लॉट की पोजीशन नहीं हासिल कर सकता है। दूसरी बात यह है कि उस सोसाइटी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए, और काफ़ी तो सोसाइटीज ऐसी हैं कि जिनमें अरबों रुपए भी पड़े होते हैं, और वो जाके उनके अकाउंट्स की जो है वो भी वो कब्जा हासिल करते हैं और उन अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं। कमर्शियल प्लॉट जो है उनकी मालियत भी करोड़ों अरबों रुपए होती है, जाके बगैर एक्शन के वो फरोख्त कर देते हैं। ये ऐसा धंधा है कि जिसको शायद अब जो है इस अफसरान को ये नज़र आने लगा है कि अब महकमा कोऑपरेशन के, क्योंकि ज़मीनों और प्लॉट्स का मामलात हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा इसी महकमे के अंदर है। तो अच्छा, जाहिद ये महकमा जिस मकसद के लिए कायम किया गया था वो मकसद तो हासिल नहीं हुआ, अब इसमें क्या चल रहा है? अब किस मकसद के तहत ये महकमा जो है वो काम कर रहा है? अब महकमा जो है मकसद बुनियादी तौर पर जिस तरह मैंने बताया कि गरीब लोगों को सस्ता प्लॉट फराहम करना था। ये सोसाइटीज जो है बनाते हैं, उनको जो है रजिस्टर करवाते हैं ताकि लोग जो है वहाँ से प्लॉट हासिल कर सके, ज़मीनें उनको फराहम की जाती हैं। मगर अब ये महकमा जो है वो गरीब लोगों के लिए नहीं बल्कि सिस्टम के लिए काम करते हैं। ये कौन सा कानून है कि कोई भी जो प्राइवेट जो अफराद हों, प्राइवेट पर्सन को आप किस तरह से संभाल सकेंगे, रोक सकेंगे कि ये जो अरबों रुपए की ज़मीन अगर फरोख्त करके जाते हैं तो फिर उनको कौन पकड़ेगा? और ऐसे कई मिसालें मिलती हैं, और मैं आपको बताऊंगा भी सही कि किस तरह से अभी FIA ने भी इस मामले का नोटिस लिया और सुनाई कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई की गई। इसके मुताबिक भी आपको मैं तफसीलन आगाह करूंगा। तो ये महकमा इस वक्त जो है जो अफसरान मुकर्रर किए गए वो भी जो इस सिस्टम के तहत जो सिस्टम को पूरा करते हैं, ये माहाना तौर पर मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं लोगों से और इन प्लॉट्स की मद में। अब आते हैं फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये ऐसी सोसाइटी है जो भी इसी महकमे के अंडर में वो रजिस्टर होती है। बुनियादी तौर पर माहीगिरों के जो फलाह बहबूद के लिए है। जितनी भी मछली समंदर से जो कलेक्ट होती है वो तकरीबन यहाँ पर जो है वो ऑक्शन होती है। तकरीबन 25 से ज़ायद ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर ये मछली जो है कलेक्ट होती है। रोज़ाना करोड़ों रुपए की जो है वो आमदनी होती है इस सोसाइटी में। मगर बदकिस्मती की बात है कि तमाम ये पैसा जो है वो सिस्टम के पास जाता है, लोगों के जेबों में जाता है। इस वक्त भी हमें जो ज़राए ने बताया है कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए माहाना की कलेक्शन होती है। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर मुकर्रर किया गया था, उसकी मुकर्रर किया जो नोटिफिकेशन है वो भी विड्रॉ किया गया है। वो इंस्पेक्टर FIA के मुकदमे में कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जा रहा है, तो आखिर कौन से कानून के तहत किया जा रहा है जबकि वो इसके एलिजिबल नहीं थे? जी बिल्कुल, जब महकमे के अफसरान का कुछ कहना है कि हमें कानून इस चीज़ की जो है रोकता नहीं कि किसी भी प्राइवेट अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर का बुनियादी तौर पर मकसद यही होता है कि किसी सोसाइटी में अगर इंतखाबात नहीं होते, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी एक कमेटी होती है, वो इंतखाब करके अपने जो मेम्बरान हैं या अपने जो अहदेदार हैं उनका इंतखाब करते हैं। जिस सोसाइटी में ऐसे मामलात नहीं होते वहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है। वो भी सरकारी अफसर होना चाहिए, मगर ये प्राइवेट लोगों को मुकर्रर करते हैं ताकि जो मकसद होता है कि इंतखाबात कराए जाए और वहाँ की जो लोकल बॉडी है वो अख्तियारात उनके हवाले किए जाए। मगर ये एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की जो नीयत है वो दूसरी प्लॉट्स हैं। और आपको पता है कि करोड़ों रुपए लेकर लोग जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए हैं, कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिनसे एक से ज्यादा सोसाइटीज उनके हवाले कर दी गई हैं। लेकिन जाहिद अगर यही लोग अरबों रुपए मालियत की जो जमीन और प्लॉट्स हैं वो फरोख्त करके घर चले जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर किसको पूछेंगे? वो कोई नहीं होगा। कौन उनसे पूछेगा? मतलब महकमे के जो लोग हैं जो उनको नॉमिनेट करते हैं तो उनसे कौन पूछेगा? ये नोटिफिकेशंस हैं सारे जो उन्होंने ऑफिशियल निकाले हुए हैं कि ऑफिशियली कि इनको जो अख्तियारात दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने के हवाले से। और मैंने वही बताया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को 4 सोसाइटीज अलॉट की गई हैं, तो ये मामला इस तरह से हल नहीं होंगे। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से कि माजी में इस फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे हैं, मुख्तलिफ खबरें आती रही हैं, नेब की जानिब से भी कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं। ये एक तो ये है कि यहाँ पर जितने पैसे हैं वो तो करप्शन की नज़र होते हैं, मगर इस सोसाइटी के और मछली के नाम पर जो मुख्तलिफ इकसाम की जो है स्मगलिंग होती है और ऐसी भी खबरें आती रही है कि यहाँ पर जो करप्शन को या ब्लैक मनी है वो लॉन्चेस के जरिए मुख्तलिफ ममालिक में भेजी जा चुकी है। ऐसी भी खबरें आती रही हैं। तो ये एक सेंसिटिव जो है इदारा है, इसको भी देखना चाहिए। मगर दूसरी बात यह है कि FI की जानिब से 1 महीना
पहले एक कार्रवाई की गई थी सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर, क्योंकि जो सिंध हाई कोर्ट में जो फरीकेन आए थे उन्होंने कहा था कि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो आप इस हवाले से FIU को डायरेक्शन दे दें, और FIU ने इस मामले की तहकीकात की और एक मुकदमा भी दर्ज किया है पाकिस्तान जो है ऑडिट सोसाइटी के हवाले से। ये एक सलाम मिंद्रो नामी जो है उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है FIU की जानिब से, और उस समेत तकरीबन कोई 20-25 अफराद हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनमें से काफ़ी अफराद जो हैं गिरफ्तार हैं, काफ़ी ने जमानत ली हुई है। इन्होंने बुनियादी तौर पर ऐसा किया कि ये जो सिकंदर मिंद्रो हैं ये 2019 में भी एक पाकिस्तान नेवी सिविलियन सोसाइटी में करप्शन के इल्जामात के तहत नेब की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया था। उसके बाद ये गिरफ्तार भी हुए थे। उसके बाद भी ये अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो उनको रोका उन्होंने नहीं, और इन्होंने पाकिस्तान ऑडिट सोसाइटी में जो है मुख्तलिफ तरीकों से उसके मामला जो संभाले हुए थे। उसके बाद ये जो अलॉटीज थे उन्होंने ये हाई कोर्ट से रब्ता किए। दूसरी बात दिलचस्प ये है कि इनकी जो इस तरह से मनसूबाबंदी से काम करते हैं कि अपने ही लोग जो हैं वो अदालतों के अंदर खड़े कर देते हैं कि जी इस तरह के हमें जो है डिसीजन दिया जाए, क्योंकि हमें जो है काम करने नहीं दिया जा रहा है। फिर महकमे के लोग जो हैं उनकी सपोर्ट में आपके बयान दे देते हैं। अब उन्होंने हकायक से आगाह किया, जो असल अलॉटीज से हाई कोर्ट को बताया कि हकायक तो और भी बहुत से सामने आ रहे हैं। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी तो माहीगीरों की फलाह और बहबूद के मकसद के लिए कायम की गई थी, मगर इसमें माहाना 10 करोड़ रुपए की रकम जो है वो हासिल होती है, वो किसकी जेबों में जा रही है आखिर? 5 करोड़ रुपए महकमे के अफसरान और उनके जो अहम और आला अफसरान हैं उनको ये जाती है। 5 करोड़ रुपए की रकम सिस्टम को जाती है। सिस्टम जो है ताकतवर लोग हैं जो सारा सिस्टम चलाते हैं, वो उनके जेब में जाता है। 2 अरब रुपए इसके अकाउंट में मौजूद थे जब ये मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया था महकमे का। मतलब हम ये कह सकते हैं ये रकम करप्शन की नजर हो रही है सिर्फ? बिल्कुल करप्शन की नजर हो रही है, और रोजाना की बुनियाद पर ये करोड़ों रुपए की कलेक्शन होती है। और जब सुहा मच्छी फिश जो है वो जब उसका सीजन आता है, अभी कुछ दिनों में आने वाला है, वो आलमी मंडी में उसकी बड़ा एक रेट होता है, और वो रोजाना जो है कोई 10-15 करोड़ 20 करोड़ रुपए की 30 करोड़ रुपए की मछली रोजाना भी आती है। तो वो रकम भी जो है वो टैक्स उनसे लेना होता है, वो रकम सरकार के खजाने में नहीं जाती है, वो सिर्फ इन अफसरान और सिस्टम के खजाने में जाती है। तो इन मामला इतनी बड़ी रकम जो है वो करप्शन की नजर हो रही है। और बदकिस्मती की बात है कि हमारे इदारे तहकीकात तो कर रहे हैं, मगर कोई उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसी कार्रवाई जो है हमें नजर नहीं आती। करप्शन की तहकीकात के बाद तो ये चीज सामने आ गई थी, आखिर करप्शन के मामला क्यों नहीं रोक सक रहे हैं ये लोग? देखिए, जो डोमेन है वो है सूबाई हुकूमत का, और जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है ये सूबाई हुकूमत के मातहत है। और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, इवन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी काफ़ी मामलात में ये डायरेक्शन दी गई थी FIU को कि आप इस हवाले से कार्रवाई करें। और ये जो कार्रवाई जो पाक ऑडिट सोसाइटी में की गई थी वो भी सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई 50 फाइलें ऐसी निकाली गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने अपने नाम पे करवा दी या अपने रिश्तेदारों के नाम पे करवा दी। वो इसी मुकदमे में भी इसका जिक्र जो है वो किया गया है, और ये भी कहा गया है कि जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कौन से अफसरान इसमें मुलव्वस हैं। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक और भी फैसला दिया गया था मुल्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से कि आप पूरे मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड फॉरेंसिक करा रहे हैं तमाम सोसाइटीज की। वो मामला भी अभी तक पेंडिंग का शिकार है। और दूसरी बात है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो FIU को डायरेक्शन दी गई हैं, उसके बाद अभी इतलात है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई स्टे भी दिया गया है कि आप इस मामले को देखें। बुनियादी तौर पर महकमा एंटी करप्शन का काम है, मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि महकमा एंटी करप्शन के अंदर भी ये हकीकत है कि सिस्टम एक चल रहे हैं। महकमा एंटी करप्शन की जो ईस्ट जोन है वो इस हवाले से, क्योंकि ईस्ट जोन में तमाम जो है अहम सोसाइटीज मौजूद हैं, करप्शन के बेहद मामलात हैं और उनके खिलाफ तहकीकातें भी जारी हैं, मगर बदकिस्मती से ये सिस्टम का हिस्सा होने के बायस ये उन अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। इस वक्त सिस्टम ही इस तरह से बन गया हुआ है कि अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। नाजरीन, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में माजी में भी बड़ी कार्रवाइयां की थी और लॉन्चों के जरिए करप्शन का पैसा स्मगल होने के मामलात सामने भी आए थे। तो अब ऐसी कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। इस मामले को हाईलाइट करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है ताकि इस हवाले से कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए।
आप सब मेहमानों का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।